स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल रेडियोलॉजी स्कूल में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा रेडिएशन प्रोटेक्शन। रेडिएशन प्रोटेक्शन, रेगुलेशन एंड रेडिएशन बायोलॉजी, या फिर उसको हम अलग तरीके से कह सकते हैं तो इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी। हम इसी चीज के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर एक ही बार में बनाऊं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके बनाएंगे, यानी इसको हम अलग अलग पार्ट में बनाएंगे। अलग अलग पार्ट इन द सेंस कि 10 से 12 मिनट का एक वीडियो रखेंगे और 2 से 3 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये आपके लिए नोट्स भी है। इसी नोट्स का उपयोग आप अपने बोर्ड एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कॉलेज के एग्जाम में कर सकते हैं। आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। रीजन, ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, ये नोट्स एग्जैक्ट पॉइंट है उस बुक के जो बुक आपके कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में लगाए गए हैं बतौर सिलेबस के तौर पे। तो उसी बुक से आपको एक एक लाइन मिल जाएगा। हमने जो नोट्स बनाए हैं आप सब लोगों के लिए, वो उसी बुक का नोट्स है, और उस बुक का नाम है बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। तो आज उसी बुक के चैप्टर को जो है सो हम एक शॉर्ट नोट्स में बनाए हैं, और आपको उसी शॉर्ट नोट्स में जो है सो आज समझाने जा रहे हैं सब कुछ। और हमें लगता है कि जब आप इस नोट्स को अपने आप भी पढ़ेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से उसको खुद भी समझ सकते हैं। तो पहले एक बार हम जो है सो आपस में मिलके कर लेते हैं। उसके बाद जब दोबारा रिवाइज करने की बारी आएगी, तो आप अगर उसको खुद से भी पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। रीजन, इस नोट्स को जो है मैं अपने वर्ड में कन्वर्ट किया हूँ। जो बुक में था एक्चुअली वो थोड़ा सा जो है टिपिकल्ट होता है, तो उसको ना अपने वर्ड में कन्वर्ट करके मैं आप सब लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो चलिए बहुत ज्यादा डिटेल ना करते हुए जो भी है आपका नोट्स उसको स्टार्ट करते हैं, उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का जो अभी टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। ये सेम लाइन, ये सेम टॉपिक आपको मिल जाएगा बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स में, और उसका जो चैप्टर नंबर होने वाला है आपका, अगर आप उस चैप्टर को देखेंगे, वो जो चैप्टर आपका होने वाला है सेक्शन 6, जो भी आपका बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स है, उस फिजिक्स बुक का सेक्शन 6 नंबर में आपका चैप्टर नंबर 28 है, उसी पेज का है। आप उसको अगर मैच करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो आप डायरेक्टली बुक से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब भी ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए आप उसको प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ये सेम पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के चैनल में या फिर इसके पार्ट 2 या 3 में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, इसमें कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, उस पॉइंट्स को पहले पढ़ते हैं। ये जो रेडिएशन है एक्चुअली, ये जो रेडिएशन है वो हमारे लिए, हम सबको पता है कि हार्मफुल भी है। तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई अथॉरिटी होगा, कोई ग्रुप होगा, जो है कोई कमिटी होंगी जो उसके ऊपर कंट्रोल रखती होगी। जो भी चीजें हैं हमारे आसपास में जो पब्लिक के लिए यूज हो या फिर किसी प्रकार का यूज अगर हो रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई कमेटी है, कोई ना कोई बोर्ड है जो डिसाइड करती है कि किस चीज को कैसे उपयोग करना है, कितना उपयोग करना है, कब तक उपयोग करना है। सेम इसी तरीके से ये जो रेडिएशन का यूजेज है उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग बोर्ड्स बने हैं। इंडिया में अलग है, बाकी फॉरेन में अलग है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग बोर्ड्स बने हुए हैं। तो उसी के बारे में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अगर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो इसमें शायद ही आपका जो है सो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप किसी जॉब के लिए कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वन वर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपके वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो इस वजह से इस चीज को जानना जरूरी है। जो आपके यूनिवर्सिटी में आएगा वो इसके बाद आने वाला है, तो उस पर भी हम जाएंगे, पर पहले इस इंपोर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं। सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। पहला है International Committee on X-ray and Radiation Protection was established in 1928. Then this is converted into, पहला जो था, जो कमिटी बना उस कमिटी का नाम था इंटरनेशनल कमिटी, एंड फिर वो क्या हो गया, वही कमिटी बदल गया जिसका नाम फिर से दोबारा हो गया
इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ICRP। और वो जो हुआ, जब कन्वर्जन हुआ, वो जो समय था वो 1950 का समय था। 1950 में जो इंटरनेशनल कमेटी था उसको बदल करके इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन कर दिया गया। जो दूसरा है आपका वो है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन डिफाइंड रेडिएशन यूनिट एंड परमिशेबल डोज। यानी ये क्या करता है, जो हमारा रेडिएशन का यूनिट है उसको डिफाइन करता है। यानी अगर हमें रेडिएशन को मेजर करना होगा तो हम किस तरीके से जो है सो उसको मेजर करेंगे, किस चीज से कंपेयर करेंगे, उसके यूनिट्स दिए उन्होंने। उसके बाद क्या करा कि कितना डोज है जो हम मतलब किसी पर्सन को ले सकते हैं, कोई पर्सन या फिर किसी को हम कितना डोज दे सकते हैं रेडिएशन का, या कितना डोज नॉर्मल लाइफ में हमें जो है सो पड़ जाता है हमारे ऊपर रेडिएशन का, तो उस चीज को जो है सो उन्होंने डिफाइन करा। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज अलग है, और हमारे इंडिया में भी वो जो कमेटी है, वो जो बोर्ड है, वो अपने लेवल पे अलग से काम करती है। तो जो हमारा इंडिया है उसमें जो बोर्ड्स है उसका ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ा सा अलग होगा बोर्ड्स। तो उस चीज को देखते हैं चौथे नंबर में। इन इंडिया रेडिएशन प्रोटेक्शन कंसिप्ट बाय डायरेक्टरेट रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, DRP, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। यानी ये जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया, जिसका नाम DRP है, डायरेक्टरेट रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। ठीक है। उसके बाद इन इंडिया एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, AERB, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड, एस्टेब्लिश्ड इन 1983। ये सब चीजें आपको याद रखना होगा। ये वन वर्ड में पूछा जा सकता है जब भी आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे उस टाइम पे, या फिर जब भी आपके यूनिवर्सिटी में, या फिर यूं कह ले कि कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में वाइवा अगर होता है तो उस चीज में आपसे पूछा जा सकता है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। दैट कंट्रोल ओवर द सेफ यूज, समझ रहे, सेफ यूज ऑफ रेडिएशन। यानी जो AERB बोर्ड है वो किस पे कंट्रोल करता है कि जो हमारा रेडिएशन का सेफ यूज क्या है, समझ रहे, मतलब कितना रेडिएशन यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, कितना यूज करेंगे तो वो चीज सेफ होगा, उस पे जो है सो वो उसको कंट्रोल करते हैं। बोथ इन मेडिसिन मेडिसिन इंडस्ट्री एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। और वो कहाँ कहाँ कंट्रोल करते हैं, तो दोनों साइड करते हैं। किस किस साइड करते हैं, पहला जो है आपका मेडिसिन इंडस्ट्री, और दूसरा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। इन दोनों जगहों पे जो है सो रेडिएशन का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में, AERB के हाथ में, हमारे इंडिया में। ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन का। ठीक है। बैकग्राउंड रेडिएशन एक्चुअली क्या है, तो बैकग्राउंड रेडिएशन में नेचुरल एंड मैन मेड रेडिएशन एक्सपोजर, यानी नेचुरल रेडिएशन और मैन मेड रेडिएशन जो है उसका जो एक्सपोजर किसी पर्सन पे पड़ता है, तो उस टोटल को, मैन मेड को और नेचुरल को, यानी जितने भी रेडिएशन हमारे ऊपर पड़ते हैं सब रेडिएशन को हम कह सकते हैं एक टर्म में बैकग्राउंड रेडिएशन। उसके बाद एक नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट क्या है, तो जो केरला है अपना, केरला एंड ब्राजील, केरला एंड ब्राजील हैज हाई बैकग्राउंड लेवल ऑफ रेडिएशन। यानी अगर आप केरला में चले जाते हैं या फिर आप ब्राजील में चले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, आपके ऊपर सबसे ज्यादा बैकग्राउंड रेडिएशन जो है सो आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वहां अबाउट मतलब एक साल में कितने पड़ जाते हैं, 100 मिली सीवर्ट पर ईयर। और अगर वहां के बाद कहीं और रहते हैं, यानी अगर आप केरला में या ब्राजील में ना रह करके किसी और जगह पे जाएंगे, तो मैक्सिमम आपका 20 से लेकर के 40 MSV पर ईयर जो है सो आपके ऊपर रेडिएशन पड़ने वाला है, यानी इतना के आसपास पड़ता है। पर अगर आप वहीं केरला और ब्राजील में चले जाएंगे तो वहां पे 100 के आसपास जो है सो रेडिएशन आपको पड़ेगा, यानी वहां सबसे ज्यादा बैकग्राउंड रेडिएशन होता है। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं MSB, वो मिली सिवर्ट कहते हैं। और ये MSB क्या है, रेडिएशन डोज जो होता है ना, या फिर रेडिएशन एक्सपोजर। ठीक है। रेडिएशन डोज की यूनिट है मिली सिवर्ट। अगर हमें रेडिएशन को अगर मतलब मेजर करना होगा तो उसका यूनिट क्या होगा, मिली सिवर्ट यूनिट होगा उसका। चलिए लिख देते हैं साइड में।
रेडिएशन रेडिएशन डोज, ठीक है। उसके बाद ये आप एक चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। इस चार्ट में एक्चुअली बताया गया है कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर रेडिएशन है तो उस रेडिएशन में कौन सा रेडिएशन कितना है, किस रेज के कारण कितना रेडिएशन निकलता है, नेचुरल कितना है, मैनमेड कितना है, वो सब रेडिएशन का जो है सो एक पाई चार्ट दिया हुआ है, तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि कितना है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है ये बहुत पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप एग्जाम में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आता है और अगर आप वहां पे ये पाई चार्ट बना देते तो आपको भर भर के नंबर मिलने वाला है, यानी आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। जैसे आप पाई चार्ट बनाएंगे तो उनको लगेगा, जो भी आपका कॉपी चेक करने वाले होंगे उनको लगेगा कि इस बच्चे को, इस बंदे को सब कुछ आता है, तो क्या है कि बहुत ज्यादा जो है सो वो चीज ना करते हुए जो नंबर आपका जितना बनेगा वो उतना दे देंगे, किसी चीज में काटने की कोशिश ना करेंगे जबरदस्ती। कई बार अगर हम बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं तो उससे बेहतर होता है एक शॉर्ट लाइन में एक डायग्रामेटिकली जो है सो चीजों को अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो वो बेहतर होता है। तो इसमें जो है कंट्रीब्यूशन कितना कितना है आप देख सकते हैं। नेचुरल का 82% है, कॉस्मिक का 8% है, टेरेस्ट्रियल का जो है 8% है, इंटरनल का 11% 11 है, मैनमेड का 18% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल, न्यूक्लियर मेडिसिन, ये मैनमेड है, ठीक है। मतलब ये तो है ही है, ठीक है। टोटल में अगर टोटल रेडिएशन की बात करें तो ये इतना सब तो है ही है, पर अगर केवल और केवल मैनमेड की बात करें ना कि सिर्फ और सिर्फ मैनमेड में कितने हैं, तो सिर्फ मैनमेड में इतने हैं और इसमें कंट्रीब्यूशन किस किस के हैं, तो उस 18% में 58% मेडिकल एक्सरे का है, न्यूक्लियर मेडिसिन का 21% है, 16% कंज्यूमर प्रोडक्ट का है, उसके बाद ऑक्यूपेशनल का है 2%, रेडियो एक्टिव फॉलोट जो भी है उसका है, उसका जो है सो न्यूक्लियर फ्यूल का है। तो मैनमेड में भी इतने सारी चीजें हैं जिसका कंट्रीब्यूशन होता है, उसको और टोटल मिलाकर के कितने कर देते हैं 8%, किसमें हमारे एनवायरनमेंट में रेडिएशन को जो है सो इंक्रीज करने में 18% का योगदान देते हैं। मेडिकल एक्सरे इज द मेजर कंट्रीब्यूटर इन मैन मेड रेडिएशन 58%। मेडिकल एक्सरे जब भी मतलब हम लोग कभी जाते हैं डायग्नोसिस के लिए या फिर ऐसा एक्सरे हो गया आपका, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, उसके बाद और भी चीजें जहाँ जो अ, जिसका प्रिंसिपल या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है रेडियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सरे के बेसिस पे यूज होते हैं पेशेंट के पैथोलॉजी को डायग्नोज करने के लिए, तो उसमें जो है सो मेडिकल एक्सरे आ जाता है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है 58%। इसके बाद कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, ये हो गया कॉस्मिक रेज का। कॉस्मिक रेज इज combination of energetic protons and alpha particle, this is outer world radiation। outer world कहने का क्या मतलब है, कि हमारा जो सतह है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यानी बिल्कुल लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है, यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे ही वैसे कॉस्मिक रेज जो है या फिर कॉस्मिक रेडिएशन कह सकते हैं, कॉस्मिक रेज कह सकते हैं, वो बढ़ता जाता है। अब देखिए कैसे बढ़ता है। कॉस्मिक एक्सपोजर इंक्रीज विथ altitude, it is doubling in every 1500, यानी 1500। जैसे हम 1500 मीटर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मतलब हमारे पास में या फिर हमारे लेयर पे अगर वो 2 एमएस है, एमएसबी है, तो अगर हम उसको 1500 मीटर और ऊपर जाएंगे ना तो सीधा 4 हो जाएगा। इस रेशियो में ये जो है, इस प्रोपोर्शन में ये जो है बढ़ता है कॉस्मिक रेडिएशन। इसके बाद एक है टर्म टेरेस्ट्रियल रेडियो न्यूक्लियर। They mainly contribute in the form of external exposure, inhalation and ingestion। हमारे हिसाब से इस वीडियो को यहीं तक रखना चाहिए, 16 मिनट का हो गया है, लगभग लगभग इतने का है।
तो अगला जो है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, जो आपका अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, उस चीज़ को जो है सो आगे के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और इसको थोड़ा जल्दी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अभी आज जो है चैप्टर का शुरुआत था तो थोड़ा सा टाइम लग गया। अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में डायरेक्ट हम जो है सो टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सब चीज़ जो है सो आप प्रिंट करा के रख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं, आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। थैंक यू सो मच।